हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSC 133 का यूनिट 12। अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि हमने यूनिट 11 तक पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 11 के 11 यूनिट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं तो वो वहां से उन्हें देख सकते हैं यहाँ से हमारे चैनल से। बाकी आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 12। और आपको बता दूं, हमने हर एक यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर किया है हर एक यूनिट में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स चल रहा है, पूरा जो है कंप्लीट कोर्स है BPSC 133 का, जिसमें आप हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं उसको अच्छे से डिस्कस होते हुए देख सकते हो। डिस्कस मैंने किया है, बाकी मैंने PDF भी आपको अवेलेबल कराई है, उसको पढ़ सकते हो, एक दो बार वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाए आपके आंसर को लिखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं BPSC 133 यानी पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 12। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संशयवादी और परिवर्तनवादियों के बीच मुख्य असहमतियाँ क्या हैं? तो उत्तर है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय संघ के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के मध्य अंतर कम कर दिया है। इस विचार का कुछ लोग स्वागत करते हैं तथा कुछ विरोध। जो विद्वान भूमंडलीकरण का स्वागत करते हैं उनका कहना है कि प्रक्रिया विश्व शांति, यानी ये जो प्रक्रिया है वैश्वीकरण की, ये विश्व शांति, मानव सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता को प्रोत्साहित करती है। जो इसको समर्थन करते हैं, यानी वैश्वीकरण का, जो ग्लोबलाइजेशन का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि प्रक्रिया, जो इसकी प्रक्रिया है वो विश्व शांति, मानव सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता को प्रोत्साहित करती है। इन्हें परिवर्तनवादियों के नाम से जाना जाता है। जो लोग वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं उन्हें हम जानते हैं परिवर्तनवादियों के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का क्या था, संशयवादी और परिवर्तनवादियों के बीच अंतर, यानी क्या उनके बीच मतभेद है, क्या अंतर है। तो हमने परिवर्तनवादियों के बारे में जाना, यानी वो परिवर्तन चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले, क्योंकि वैश्वीकरण उनके नज़रिए से क्या करता है, विश्व शांति, मानव सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता को प्रोत्साहित करता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं किसी भी देश के विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं इसमें। तथा मानव चाहता पहचान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इन्हें संशयवादियों की, ठीक है, इन्हें संशयवादियों की संज्ञा दी गई है। परिवर्तनवादियों का दावा है कि संसार में एक सर्वदेशीय लोकतांत्रिक समुदाय का विकास हो रहा है, ये एक नया अंतर संबंध है। ठीक, साथ ही परिवर्तनवादियों का यह भी दावा है कि यह एक नया अंतर संबंध है परंतु इसके मध्य कुछ मतभेद भी हैं। ठीक है, इनकी दोनों की विचारधाराओं में कुछ मतभेद हैं। उन विद्वानों में से कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के भूमंडलीकरण का समर्थन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो भूमंडलीकरण से उत्पन्न मानी जाती हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो वैश्वीकरण के कारण, भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण है, जो है ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण विकसित हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इसके कारण विकसित हुई हैं। तो क्या समस्याएं हैं और क्या क्यों जो है उत्पन्न हुई, वो क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या जो इसके समर्थक हैं या जो इसके विरोधी, उनके बीच में क्या उनके मतभेदों में या उनके विचारधारा में क्या मतभेद है, उसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। वास्तव में यह समस्या इसलिए उपजी है क्योंकि हमने संसार की वैश्विक प्रकृति को न पूरी तरह समझा और न अपनाया। इसके विपरीत एक ऐसा वर्ग भी है जो भूमंडलीकरण को स्वीकार तो करता है लेकिन आंखें बंद करके उस पर समर्थन नहीं करता। देखो, एक तरफ तो भूमंडलीकरण को समर्थन करने वाले कुछ लोग हैं, विद्वान हैं, साथ ही एक तबका ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा भी है जो भूमंडलीकरण का विरोध करता है। लेकिन एक तबका, एक जो वर्ग है वो ऐसा भी है, एक क्लास ऐसी भी है जो वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को समर्थन तो करता है लेकिन उस पर आंख मूंद कर या आंख मीच कर उस पर विश्वास पूरी तरीके से भी नहीं करता। उसकी जहां समस्याएं हैं उनको भी उजागर करता है। यह वर्ग जहां भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हुए कुछ घटनाक्रम का स्वागत करता है, तो कहीं वहीं कुछ अन्य
को अस्वीकार भी करता है, जो समस्याएं जो इसके नज़रिए से समस्या हैं उनको भी उठाता है। यह वर्ग भूमंडलीकरण के वांछनीय और अवांछनीय परिणामों में अंतर करता है। ये क्या करता है, उसके जो वांछनीय अवांछनीय परिणाम हैं उनको अंतर करते हुए जो इसकी समस्या है उसको उजागर करता है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको भी दिखाता है और करता है। एक और उद्योग तथा व्यापारिक संगठन जिन्होंने मुक्त बाजार का इसलिए स्वागत किया है कि उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्पों में वृद्धि हुई है और वस्तुओं के मूल्य में कमी आई है, वे भी पूरी तरह उन बहुराष्ट्रीय संधियों का समर्थन नहीं करते जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के मानकों के अधीन बना देती हैं। ठीक है। दूसरी ओर वे श्रमिक संगठन हैं जो मांग करते हैं कि प्रगतिशील सामाजिक न्याय से संबंधित मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मान्यता दी जाए। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या जो वैश्वीकरण को समर्थन करते हैं वो और जो नहीं करते उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, आइए एक बार उस देखते हैं। संशयवादी और परिवर्तनवादियों के बीच क्या अर्हताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मतभेद हैं। तो संशयवादी और परिवर्तनवादियों से आशय ऐसे लोगों से हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले। दूसरी ओर संशयवादियों से आशय ऐसे से है जो समर्थन नहीं चाहते। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। IMF ने, यानी IMF से यहाँ से आशय है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है, एक तरीके से उसका पार्ट है। ठीक है। IMF ने उसका एक एजेंसी है, एक हिस्सा है उसका। IMF ने विकासशील देशों पर ऋण संकट से राहत पाने के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू की। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन को कि IMF ने विकासशील देशों पर जो ऋण है उस संकट को ख़त्म करने के लिए क्या क्या जो है उसकी हेल्प की, एक तरीके से ऐसी शर्तें लागू की जिससे उसको हेल्प हो, कुछ राहत मिले। चलिए देखते हैं उत्तर। विकासशील देशों का ऋण आमतौर पर विकासशील देशों की सरकारों द्वारा दिए गए बाहरी ऋण को संदर्भित करता है। विकासशील देशों की सरकारों द्वारा चुकाने की क्षमता से अधिक मात्रा में उधार लेने के कई ऐतिहासिक प्रसंग हैं। अदेय ऋण ब्याज के साथ बाहरी ऋण हैं जो देश के राजनेताओं को लगता है कि वे देश के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर करदाताओं से इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार इसे कभी चुकाए जाने से रोकते हैं। कर्ज कई कारणों से हो सकता है, जैसे 37 गरीब देशों जो कर्ज है देशों पर वो बहुत से कारणों से हो सकता है। बहुत सी, मान लो कभी कुछ संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, तब ऋण ले ही लेते हैं बहुत से देश। ठीक है। 37 गरीब देशों ने हाल ही में विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF और विश्व बैंक से भारी ऋणग्रस्त गरीब देशों यानी HIPC पहल के तहत ऋणों का आंशिक या पूर्ण रद्दीकरण प्राप्त किया है। 37 ऐसे देश हैं जो कि IMF के द्वारा जो चलाई गई एक पहल है HIPC, जिसमें क्या है कि उनको ऋण चुकाने में कुछ राहत मिलती है। तो ऐसे 37 देश हैं जिन्होंने आंशिक या पूर्ण यानी थोड़े जो उनका ऋण है उसका कुछ हिस्सा या पूरा पूरा ऋण खत्म करने की जो लाभ है उसको प्राप्त किया है। हेजुबली 2000 बैनर के तहत कोलोन जर्मन में G7 बैठक में ऋण रद्द करने की मांग के लिए समूहों का एक गठबंधन हुआ, एक साथ शामिल हुए इसमें सभी लोग। नतीजतन क्या हुआ कि दुनिया में सबसे धनी देशों के वित्त मंत्री योग्य देशों द्वारा दिए गए ऋणों पर ऋण राहत के लिए सहमत हुए। जो बड़े देश हैं, जो धनी देश हैं, उन्होंने इस चीज़ पर वो एग्री हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं वो किस तरीके से एक देश की जो संप्रभुता होता है, यानी खुद के डिसीजन, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के डिसीजन अगर कोई देश स्वतंत्रता पूर्वक ले रहा है तो एक संप्रभु राज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य है, राष्ट्र है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है तो इस सिचुएशन में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसकी संप्रभुता को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी स्वतंत्रता, जो संप्रभुता है, खुद से डिसीजन लेने की जो क्षमता है, अधिकार है, उसको किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रभावित कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं। उत्तर, आधुनिक समय
एक बड़ी संख्या में आधुनिक समय जो है वो एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वृद्धि और विकास का साक्षी है, कि वृद्धि कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, जो राज्य की संप्रभुता को सीमित भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में निम्न मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी जो करंट का टाइम है, इसमें ये खुद दर्शा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो विकास कर रहे हैं, वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सदस्य देश हैं उनकी संप्रभुता को भी प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्तरीय निर्णय कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर होते हैं। ऐसे निर्णय ले रहे हैं वो जो विश्व स्तर पर होते हैं, जैसे यूएन है, बहुत से ऐसे डिसीजन लेता है, जो बहुत से क्या सभी डिसीजन जो यूएन के हैं उसमें लगभग सभी देश हैं दुनिया के, ठीक है। तो जो वो निर्णय लेता है उनके सभी के संबंध में लेता है, और राज्य उनका अनुपालन करता है। राज्य जो सदस्य देश होते हैं उनके अनुपालन करते हैं, उनको मानते हैं। आज की दुनिया में कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र से अपना अनुमोदन नहीं करा सकता, और प्रत्येक राज्य को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के फ्रेमवर्क में कार्य करना पड़ता है। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि आज के समय में ऐसा देश नहीं है जो खुद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है, अपनी मर्ज़ी से यूएन से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है एक, उससे अपनी कोई भी बात मनवा सके। अगर वो चाहेगा, यूएन चाहेगा तो होगा, वरना अपनी मर्ज़ी से कोई कि भाई उस पर दबाव बनाते हुए, ऐसा कोई भी देश नहीं जो दबाव बनाते हुए उससे स्वीकार करा सके, ठीक है। साथ ही ठीक है, और हर एक देश को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राज्य है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के फ्रेमवर्क में कार्य करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग अलग राज्यों द्वारा अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करता रहता है, और उदाहरण के लिए यूएन का अमुख मौलिक मानवीय अधिकारों और पुरुष तथा राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि के अपने संकल्प का दावा करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा में नहीं, मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा में अधिकार शामिल नहीं होते। अंतर्विष्ट का मतलब होता है शामिल। तो मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा जो होती है उनके तहत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के तहत, उनमें अधिकार जो है शामिल नहीं होते। जो सार्वभौमिक और राष्ट्रीय सीमाओं और राष्ट्रीय सीमाओं से परे पहुंचते हैं, वे बहुत व्यापक हैं, और उनमें सभी प्रकार के अधिकार जैसे सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामूहिक अधिकार, इस तरीके के अधिकार उसमें शामिल होते हैं। तत्पश्चात इसके बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो तकनीकी क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे गैर विवादित हैं, जैसे सार्वभौमिक डाक संघ यूपीयू, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। ये संगठन अलग अलग राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को दी जा रही सेवाओं को पूरा करते हैं, और ये गैर राजनीतिक एवं तकनीकी संगठन अलग अलग राज्यों को विदेशी नीतियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार यानी जो सदस्य देश हैं इनके, उनकी विदेशी नीतियों को भी किसी हद तक प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार इन्हें स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देते उन देशों को जो इसके सदस्य देश होते हैं। तो तीसरा देखते हैं, ये हम क्या जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो किस तरीके से जो सदस्य देश हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं, तीसरा देखते हैं। परंतु इसके बाद कई विवादग्रस्त संगठन भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसके बारे में भी पढ़ा क्योंकि वो बहुत से देशों को कर्ज देता है, ठीक है। विश्व बैंक, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तथा विश्व व्यापार संगठन जो राज्य अभिनेता है और राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, राज्यों के कार्यों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं। जो इनके सदस्य देश होते हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। कुछ क्षेत्र में उनकी भूमिका भी अलौकिक है। चौथा देखते हैं, IMF के कार्य इससे भी एकदम आगे आते हैं। राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों पर लगभग कब्जा किए हुए कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जब कोई देश उसके कर्जे में दबा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में वो देश कहीं ना कहीं उसकी बातें मानता चला जाता है, और ऐसा लगता है कि जो उसकी संप्रभुता है, उस देश की संप्रभुता है, अधिकार है, संप्रभुता के अधिकार हैं, उस पर IMF ने कब्जा कर लिया है। एक तरीके से यही जो है देख सकते हैं हम, बहुत से देशों के साथ होता भी है। किसी विशेष राज्य को ऋण देते समय कतिपय बहुत सी ऐसी शर्तें लगा देते हैं जो उस देशों के हितों के लिए नहीं होती, जैसे सार्वजनिक खर्चों में कमी, मुद्रा का अवमूल्यन,
जनहित कार्यक्रमों में कटौती, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण तथा इन सबसे संबंध राज्य की संप्रभुता में कमी आती है। कहीं ना कहीं इन सभी जो सिचुएशन ये लागू होती हैं, ये शर्तें लागू होती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा सदस्य देशों पर, जो इसके सदस्य देश होते हैं जो ऋण लेते हैं IMF से, तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते हैं, दबे हुए होते हैं और इस तरीके की शर्तें IMF उन पर लगाता रहता है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, जो PDF में आपको अवेलेबल और आपको बता दूं ये PDF आपको नहीं मिल पाएगी किस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो इसको यहीं से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। साथ ही मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको 1-2 बार वीडियो जब देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण तथा इन सब से संबंध राज्य की संप्रभुता में कमी आती है। विकासशील देशों में IMF के दखलंदाजी, विकासशील देशों में अक्सर क्या करता है, विकासशील देशों में IMF दखलंदाजी करता है, सहन करनी पड़ती है ऐसे में उन देशों को इसकी दखलंदाजी, और कई आंतरिक परेशानियां सामने आई हैं जैसे खाद्य विप्लव, सरकार का गिरना तथा सैनिक शासन का लागू होना। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं उन देशों को फेस करनी पड़ती है जब IMF विभिन्न शर्तें उन पर लगाता है जो उनके हितों के लिए अनुकूल नहीं होती। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सर्वाधिक विवादित संगठन है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी विधायी निकाय है, जो ये स्थायी है और विधायी निकाय है और वस्तुओं के रूप में कार्य करता है तथा इन सभी क्षेत्रों में राज्य की संप्रभुता समाप्त कर दी गई है। इन क्षेत्रों में इस संगठन ने, जो इसके सदस्य देश हैं, जो इससे जुड़े देश हैं, उनकी संप्रभुता समाप्त कर दी है इसने लगभग। विश्व व्यापार संगठन का संविधान इसके कार्य क्षेत्र का और आगे विस्तार के लिए प्रावधान करता है और यह बताया गया है कि विश्व व्यापार संगठन आर्थिक मामलों में वस्तुतः एक संसद के रूप में उभरा है। देखो, संसद क्या होती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, देश के सभी कानून बनाती है। ठीक है, सभी पूरी जो शासन प्रणाली है उसको चलाने में कार्यरत है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ तक कहा गया है कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो आर्थिक मामलों में एक संसद के रूप में उभरा है, जो हर एक डिसीजन लेगा अपने सदस्य देशों के संबंध में आर्थिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके पास एक संसद के रूप में उभरी है। ठीक है, उसके पास उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो अब तक राज्य विधायिका के क्षेत्र में आते रहे हैं। कोई भी राज्य विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता, भले ही उसके हितों का नुकसान हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस जो डिसीजन है वो डिसीजन है, उसको सदस्य देशों को मानना होता है। वैश्वीकरण का तो ये हमने जाना किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही विकासशील देशों को क्या समस्याएं, क्या कठिनाइयाँ उनके विकास करने के दौरान झेलनी पड़ती हैं, ये भी हमने देखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्वीकरण का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है राजनीति पर, जो लोकतांत्रिक राजनीति होती है, इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि भारतीय जो शासन प्रणाली है वो भी लोकतांत्रिक है। तो भारत पर एक तरीके से आप ले लीजिए कि भारत पर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक विकास के प्रभाव में एक नए प्रतिमान के रूप में वैश्वीकरण की घटना ने आधी सदी के अतीत से उत्कृष्ट मानव समाजों को बदल दिया है। पिछले दशकों में वैज्ञानिक और अकादमिक समाज, विशेष रूप से राजनीतिक विज्ञान और कुछ अन्य मामले जैसे राजनीतिक प्रणाली, राज्य और लोकतंत्र वैश्वीकरण द्वारा वैचारिक पुनर्परिभाषित किए गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें वैश्वीकरण ने उनकी परिभाषा तक बदल दी है। ठीक है, लोकतंत्र और वैश्वीकरण के बारे में कुछ मुख्य प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर देखो, लोकतंत्र और वैश्वीकरण के बारे में कुछ मुख्य प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे भूमंडलीकरण ने लोकतंत्र के, भूमंडलीकरण होता है, वैश्वीकरण ही होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो भूमंडलीकरण से आशय वही है वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण ने लोकतंत्र के किस रूप को प्रभावित किया, ये क्वेश्चन उभर कर आया है सामने। क्या लोकतंत्र की विचारधारा या लोकतंत्र की राजनीतिक संस्कृति भूमंडलीकरण से प्रभावित थी? या एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लोकतंत्र एक शासन पद्धति के रूप में है
तो ये चीज़ें उभर कर सामने आई हैं जब से लोकतंत्र को प्रभावित करना शुरू किया है वैश्वीकरण ने। ठीक है, वे लोकतंत्र के विभिन्न लक्ष्यों और परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र के कई विभिन्न मॉडल हैं। बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदार के अनुसार यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या सहभागी लोकतंत्र को सीमित करता है। क्या करता है? सीमित करता है। कौन करता है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और अर्थव्यवस्था की समरसता और समानता के अनुसार उदार और सामाजिक लोकतंत्र है, और सामाजिक लोकतंत्र औद्योगिक और कॉरपोरेट लोकतंत्र के लिए है, और अलग अलग भौगोलिक दायरे हैं और कई धर्मों और नस्लों के समूहों के अनुसार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वर्तमान लोकतंत्र और बहुराष्ट्रीय और सहचर्य लोकतंत्र के लिए अक्षम हैं। तो ये लोकतंत्र के बहुत से प्रकार बताए गए हैं। साथ ही लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में देख लेते हैं। मुक्त चुनाव हर एक समूह को सत्ता तक पहुंचने का मौका देता है। जो मुक्त चुनाव है लोकतंत्र की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन एलिमेंट है लोकतंत्र का। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है? मुक्त चुनाव होते हैं, हर एक समूह को सत्ता तक पहुंचने का पूरा मौका मिलता है। यह राजनीतिक प्रणालियों में लोकतंत्र के मूल्यांकन का एक मुख्य सूचकांक है। शक्तियों का पृथक्करण और निगरानी, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभ्यावेदन को आंतरिक और बाहरी खतरे और प्रभावों के बिना उदारतापूर्वक निर्णय लेने वाला होना चाहिए। साथ ही राजनीतिक कार्यों में पार्टियों, राजनीतिक समूहों, सामाजिक बलों की स्वतंत्रता। जोसेफ शम्पेटर हैं, उनका मानना है कि ये सूचकांक लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो बताते हैं हमें कि लोकतंत्र के क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं। नागरिक स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, अंतरात्मा, सूचना, संघ, कार्रवाई और आदि शामिल होते हैं। यह सूचकांक राजनीतिक भागीदारी का संदर्भ प्राप्त करता है। संविधान का संहिताकरण जो है, संविधान का संहिताकरण और उसका सम्मान करना वास्तव में संविधान उपस्थित सामान्य इच्छा और लोकतंत्र की गारंटी देता है। ठीक है, लोकतंत्र की गारंटी देता है संविधान, और साथ ही सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक और सामाजिक समान अवसर प्राप्त कराता है। राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया की संरचनाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावी होने के बारे में कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे वैश्वीकरण दृष्टिकोण है। ठीक है, वैश्वीकरण और लोकतंत्र के कारण जटिल, तरल और सार्वभौमिक अवधारणाएं हैं। कुछ विचारशील तर्क देते हैं, कुछ विचारक जो हैं वो तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण विस्फोट करता है और राष्ट्रीय व सुपर नेशनल स्तर में लोकतंत्र की माप को पुष्ट करता है। और अन्य लोगों ने कहा है कि यह लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती है। क्या? जो वैश्वीकरण है वो। कुछ विचारकों का मानना है कि ये नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव विभिन्न देशों में अलग और यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके के जो है प्रभावित होंगे, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा लेंगे या सकारात्मक प्रभाव। लोकतंत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष दायरे तक सीमित नहीं है। कुछ विचारशील या विचारक जो हैं वो उनका मानना है कि लोकतंत्र के सभी आधारों पर वैश्वीकरण को प्रभावित करती है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, नागरिक समुदाय, नागरिकता अधिकार, राज्य गतिविधियों की परिसीमा, राज्यपालों की वैधता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि। तो सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के प्रभावी होने के कुछ और तरीके इसमें बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़े से हो रहे हैं, बस यही लास्ट है। लोकतंत्र की अवधारणा पर विकास। लोकतंत्र वैश्वीकरण के प्रभाव में अपनी पारंपरिक अवधारणा के सापेक्ष अधिक बदल गया है। अपनी कई अवधारणा में लोकतंत्र केवल भागीदारी प्रक्रिया, चुनाव, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक और शहरी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन इसे इस रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए: समाजों में नागरिक संस्थाओं के गठन और वैश्विक संस्कृति पर इसका संयोजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ ही इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगी तो इसको अच्छे से आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए। साथ ही अगली वीडियो कल आ जाएगी
या थोड़ी देर में मैं अपलोड करता हूँ, देखता हूँ, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। अब हमारा यूनिट 13 आने वाला है, ये 12 है। सो अभी हमने ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 13 यूनिट, ये 12 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, 13वां भी आ जाएगा। तो हमने पूरा सब्जेक्ट बीपीएससी 133 यानी पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा पूरा यूनिट तो जाइए हमारे चैनल पर और इससे अदर्स जो वीडियो हैं उनको भी देखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, जो बीए के बहुत से सब्जेक्ट हैं जो हम कवर करने वाले हैं। साथ ही इसके अलावा भी जो आपको पीडीएफ वगैरह है, मटेरियल है आपकी स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये वे सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और बाकी यूनिट की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इसे अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए गुड बाय।